गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासों से निरंतर जुड़े हुए होंगे और इन क्लासों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज की क्लास में हम 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, जो कि पहले हम शुरू कर चुके थे, उसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही से भारतीय जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी और कुछ समय बाद ही जनता की इस मांग ने इतना जोर पकड़ लिया कि ब्रिटिश सरकार के लिए अधिक समय तक इस मांग की अवहेलना करना संभव नहीं रहा। ऐसी स्थिति में 20 अगस्त 1917 की घोषणा में भारतीयों को स्नेह उत्तरदायित्व प्रदान करने की बात कही गई और जॉइंट रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। वस्तुतः 1919 का अधिनियम भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग और ब्रिटिश शासन की कम से कम सत्ता हस्तांतरण की इच्छा के बीच समन्वय था। द्वैध शासन का उद्देश्य और व्याख्या। द्वैध शासन व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य ये था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। द्वैध शासन का उद्देश्य और व्याख्या। द्वैध शासन व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य ये था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। द्वैध शासन का आंग्ल पर्यायवाची शब्द डायार्की दो ग्रीक शब्दों डाई और आर्की से बना था, जिसका तात्पर्य क्रमशः दोहरे व शासन से था। इस प्रकार द्वैध शासन का अर्थ था दोहरा शासन। सन 1919 की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का अर्थ था कि प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके लिए प्रांतीय विषयों को रक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, रक्षित विषयों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। लेकिन हस्तांतरित विषयों के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान की गई थी, जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार जनता को उत्तरदायी शासन की आकांक्षा और ब्रिटिश सरकार के स्नेह उत्तरदायित्व देने के निश्चय को द्वैध शासन प्रणाली द्वारा साकार रूप प्रदान किया गया। द्वैध शासन का क्रियान्वयन। 1 अप्रैल 1921 में भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, मुंबई, सेंट्रल प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी इसे लागू कर दिया गया। इस प्रकार 16 वर्ष तक ये प्रयोग किया गया, लेकिन द्वैध शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रयोग को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। मध्य प्रांत और बंगाल में संवैधानिक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई और अन्य प्रांतों में भी गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहे। वास्तव में 16 वर्षों के इस प्रयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि द्वैध शासन की योजना में कुछ अंतर्निहित दोष थे कि ये योजना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। अतः 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का अंत कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन की असफलता के कारण। यद्यपि कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैध शासन की असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस व उसके ही एक अंग स्वराज्य दल पर डालते हुए लिखा है कि स्वराज्य दल की अड़ंगा नीति ने निरंतर गतिरोध उत्पन्न किया, जिससे ये प्रयोग असफल रहा। लेकिन कूपलैंड व अन्य ब्रिटिश लेखकों का यह आरोप अधिकांश अंशों में सत्य नहीं है। वास्तव में द्वैध शासन की योजना ही अंतर्निहित और व्यवहारिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी,
इसकी असफलता के लिए प्रमुख रूप से योजना में अंतर्निहित दोष ही उत्तरदायी थे। अतः द्वैध शासन की असफलता के कारणों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, योजना में अंतर्निहित दोष, और नंबर 2, अन्य परिस्थितियाँ। पहला है योजना में अंतर्निहित दोष। द्वैध शासन की असफलता का मुख्य उत्तरदायित्व योजना में अंतर्निहित दोष है। वस्तुतः द्वैध शासन की योजना में निम्नलिखित गंभीर दोष थे। नंबर 1, सिद्धांततः दोषपूर्ण। द्वैध शासन की प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्थाओं को दो अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। शासन में आंगिक एकता होती है और उसके विभिन्न अंग पारस्परिक निर्भरता और सहयोग के आधार पर ही कार्य करते हैं। लेकिन द्वैध शासन की योजना राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के विरुद्ध थी। शासन के दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग का अभाव होने के कारण शासन में एकरूपता संभव नहीं थी। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए रेजिनॉल्ड क्राइक ने लिखा है कि द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है जो कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी देश अथवा प्रांत के शासन का संचालन दो पृथक स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण था विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। द्वैध शासन के अंतर्गत विषयों का विभाजन किया गया, वह अतार्किक और अव्यवहारिक था। मद्रास की भूतपूर्व मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने अपने विभाग की अपंगता का वर्णन करते हुए कहा था कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री, और कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था। अकाल पीड़ितों की सहायता से मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋणों, भू सुधार ऋणों और अकाल सहायता विभाग पर बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्य क्षमता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पश्चात मैं उद्योग मंत्री बना, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे। इसके साथ ही इस विभाजन में हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया। वस्तुतः विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे और वे रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर बने रहे। लेकिन व्यवहार में परिषद के सदस्य और मंत्रियों में आवश्यक सहयोग का अभाव था। अतः द्वैध शासन की असफलता अवश्यंभावी थी। तीसरा कारण है गवर्नरों की स्वेच्छाचारी शक्ति। हस्तांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान ही रहे, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा उसे मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई, यदि वह ये समझता है कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में वह उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। व्यवहार में गवर्नर द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई इन शक्तियों के आधार पर मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया गया। संयुक्त प्रांत के मंत्री मिस्टर चिंतामणि ने तो यहाँ तक कह दिया कि शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं है। मद्रास प्रांत के एक मंत्री C.R. रेड्डी के मतानुसार तो मंत्रियों की स्थिति गौरव सचिवों जैसी ही थी। इस प्रकार मंत्रियों की शक्ति पर गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियों का आरोपण करना द्वैध शासन की असफलता के लिए उत्तरदायी था। चौथा कारण था हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं। प्रांतीय शासन को रक्षित और हस्तांतरित दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के हाथ में ही रहता था। ऐसी स्थिति में जैसा कि मिस्टर चिंतामणि कहते हैं कि वित्त सदस्य निश्चित रूप से ये चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी जरूरत का धन प्राप्त होने से पहले
उसके रक्षित विभागों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। वास्तव में आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। इस संबंध में सर मोहम्मद फखरुद्दीन ने कहा है कि मंत्री जिन्हें राष्ट्र निर्माणकारी विभाग प्रदान किए गए धन के अभाव में अपने कार्य संपन्न नहीं कर पाते थे। पांचवा जो कारण था द्वैध शासन की असफलता के लिए वो था मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतः संबंधित मंत्री के अधीन हो, परंतु वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसी स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के स्थायी प्रमुख होते थे। उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य होते थे और 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारी और प्राधिकारियों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया था। व्यवहार में इसका अभिप्राय हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति पर गवर्नर का नियंत्रण होता था, न कि मंत्री का, जिसकी अधीनता में वे कार्य करते थे। इसी कारण यदि मंत्री और नागरिक सेवा के सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद होता तो नागरिक सेवा के सदस्य मंत्रियों की अवहेलना करके उच्च अधिकारियों की सहायता से अपनी ही बात रखवा सकते थे। इससे मंत्रियों की स्थिति उपहास योग्य हो जाती थी। छठा कारण था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों की किसी दलीय आधार पर नियुक्ति नहीं करता था। अतः मंत्री एक दल के नहीं होते थे और इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देता था, जो एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते थे। सातवां कारण था विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषद में संगठित दलों का होना आवश्यक था, लेकिन इन विधान सभाओं में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई थी उनका ढांचा दोषपूर्ण था। उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। जो सदस्य निर्वाचित थे वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे और उनमें से भी अनेक सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा ही रखते थे। विधान परिषदों की दोषपूर्ण संरचना के कारण विधान परिषद में मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर का ही अधिक प्रभाव था और मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर ही निर्भर हो जाते थे। ये बात उत्तरदायी शासन के मूल विचार के विरुद्ध थी। धन्यवाद।